हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक। और वो अमेजिंग टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। कहने का मतलब ये है बेटा कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अरे भाई क्यों बनते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज के इस सेशन में हम करेंगे डिस्कशन। और बस यही है हमारे लेक्चर का टारगेट। आई होप आप सभी को टारगेट समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आपको याद है कि नहीं? इस बार हम सभी को मिल करके करना है बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो इसी की तैयारी में हम बिल्कुल आज से अभी से जुट जाते हैं और अपने लेक्चर को भी हम शुरू कर ही देते हैं। ओके, चलो आ जाओ फिर फटाफट से कहानी हम शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। आपको करना क्या है? करना बेटा आपको बस ये है कि मेरी बातों को ना ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि जितना ध्यान से सुनोगे उतना बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। डन है? चलो अब सुनो। बेटा मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सभी को आयनिक बॉन्ड्स का एक बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स का जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ? पिछले जन्म में नहीं, पिछले ही चैप्टर में बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में आपने आयनिक बॉन्ड्स को पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई ऐसी मतलब दिक्कत की बात नहीं है। मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? देखो बात ये बेटा कि हमारे पास ना दो एटम्स हैं, ये दिख रहे हैं? हाँ, ये दो एटम्स हैं हमारे पास। दोनों में से जो ये वाला एटम है, मैंने इससे आके बातचीत करी तो मुझे इस एटम ने बोला कि मैम मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, क्यों तुम इतने स्ट्रेस में हो? तो इस एटम ने मुझसे बोला कि मैम मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि इस एटम ने मुझे अपने बारे में बताया। इस एटम ने मुझसे बोला कि मैम मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा क्यों है, कैसे है, कब से, बेटा वो बात की बात है। तुम्हें तो अभी के लिए बस इतना समझना है कि हाँ, दो एटम्स हैं हमारे पास, दो में से जो ये वाला एटम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि मैम इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मतलब यदि हमारे पास एक चॉकलेट ज़्यादा आ जाए तो हम तो खुश हो जाते हैं, तो टेक्निकली इस एटम को भी खुश हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यही सवाल मैंने इससे पूछ लिया, तो इसने बोला नहीं मैम आप समझ नहीं रहे हो। इस एटम ने मुझसे बोला कि मैम मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी मेरे हाथों से दूर निकल करके भाग रही है। आसान शब्दों में बेटा कहने का मतलब ये है कि इस एटम के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बेटा पूरा खेल स्टेबिलिटी का होता है। अभी अपन इसके बारे में आगे और बात करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, अभी के लिए इतना समझ लो कि इस एटम के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, उसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, और इसीलिए इसको मतलब टेंशन में है ये। हमने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारे दुख का कारण हमको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैं पहुंची दूसरे एटम के पास, मैंने इससे ऐसे ही फॉर्मेलिटी में पूछ लिया कि भाई तुम तो ठीक हो ना? इसने बोला नहीं नहीं मैम, नहीं मैं भी दुखी हूँ, मुझसे भी पूछो मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा हाँ बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने बोला कि मैम सच बताओ। मैंने कहा हाँ बताओ। इसने बोला कि मैम मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हारे अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो तुम खुश ही हो, तुम अभी सुख में हो। क्यों? क्योंकि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, भले ही एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों ना हो, तो उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, वो स्टेबल नहीं हो पाता। अगर एक एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए तो बेटा वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो तुम तो अभी फिर भी बहुत उसमें हो कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि कमी है। तो उसने बोला नहीं मैम
आप नहीं समझे। मैंने कहा बताओ। तो इस एटम ने मुझसे बोला कि मैम क्योंकि मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसके चलते मैं भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा भी डब्बा गोल ही है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। मतलब अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों तो भी वो स्टेबल नहीं हो पाता, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कम हो, डेफिशिएंसी हो, भले ही एक इलेक्ट्रॉन की ही क्यों ना कमी हो, तो भी वो स्टेबल नहीं हो पाता। यार क्या मतलब कि क्या लगा के रखा हुआ है। ठीक है, कोई मिला करके मैंने दोनों से बात कर ली, ठीक है। और दोनों से बात करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली मुझे आइडिया आया, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा यार एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्यों ना ये वाला एटम अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको दे दे। भाई इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये वाले एटम को भी बस एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए है। अगर दे देंगे तो फिर ये बेटा मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो फिर मुझे आइडिया आ गया, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि यार देखो ऐसा है, अगर ये वाला एटम अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दे दूसरे एटम को, तो दोनों के लिए ही क्या होगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो एटम से चला जाएगा। भाई मेरी बात समझो ना, इस एटम को स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। यदि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही एटम से बाहर निकल जाए तो फिर तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि ये वाले एटम को मिल जाए तो इसकी जो कमी थी, इसके अंदर जो कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो दूर हो जाएगी, डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो भाई मुझे तो आइडिया आ गया और मैंने इन लोगों को जाकर के वो आइडिया चिपका दिया कि सुनो तुम दोनों क्या हो, एटम्स हो, है ना। अरे मैं तो कहती हूँ भले ही दो अलग अलग एलिमेंट्स के क्यों ना हो, एटम्स तो हो ना। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मैम हम एटम्स तो हैं। तो मैंने कहा बस तो फिर मैंने इससे बोला कि देखो भाई अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको दे दो। तो इसने बोला ठीक है मैम। मैं तो वैसे भी कन्फ्यूजन में था कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका मैं क्या करूँ, उसको मैं खा जाऊँ, उसको मैं कहीं छुपा दूँ, कहीं गायब कर दूँ, या उसको मैं एटम से बाहर निकाल दूँ। आपने आइडिया दे दिया, हमने उसको मान लिया। तुम भले ही मेरी बात मानो ना मानो बेटा, लेकिन दोनों एटम्स मेरी बात मान लेते हैं, ठीक है। इस एटम को मैंने बोला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, इसने निकाल दिया। और मैंने ये वाले एटम से बोला कि सुनो वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जो दे रहा है, वो तुम ले लो। तो इसने क्या करा, ये वाले एटम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, मतलब एटम से बाहर फेंक दिया, और उसको इसने क्या करा बेटा, गेन कर लिया ये वाले एटम ने। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं हुई, हो गई कि नहीं हो गई? बस तो फिर यही तो हमें चाहिए था। फालतू में जो है ना दोनों ने इतना रोना गाना मचा के रखा हुआ था कि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, हम स्टेबल। हेलो हो गए स्टेबल। अब इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, तो मतलब ये स्टेबल हो गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको मिल गया एक इलेक्ट्रॉन। अरे इसको मिल गया ना एक इलेक्ट्रॉन, तो वो डेफिशिएंसी दूर हो गई, कमी पूरी हो गई, तो ये भी स्टेबल हो गया। बस दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो तुम, ये तो मजाक की बात हो गई बेटा। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर देखा कि नहीं देखा? कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? अरे लेन देन यार। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ने लिया। इस वाले एटम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन अरे दिया ना, इस वाले ने ले लिया। तो ये लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? लेन देन का मतलब क्या बेटा, ट्रांसफर हुआ ना, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे कंप्लीट की स्पेलिंग तो ठीक है ना, हाँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बेटा। भले ही एक इलेक्ट्रॉन को क्यों ना हो, पर हुआ तो है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कंप्लीट ट्रांसफर, क्योंकि बेटा एक बार जो ट्रांसफर हो गया ना, अब वो आप उसको बोल सकते हो कि रिवर्स नहीं कर सकते हम। कि कल को ये बोले एटम कि ए सुनो, तुमको हमने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना वो वापस दो। तो बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं, आया बड़ा, मैं नहीं दूंगा, है ना।
मतलब अगर आप किसी को बेटा चीज़ अपनी दे ही दे, तो जैसे कि मान लो कि अभी तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे, है ना, प्री बोर्ड्स आएंगे, बोर्ड्स आएंगे, तुम्हारे दोस्त ने तुमको बोला कि यार मुझे ना वो वाले चैप्टर के नोट्स दे दे, तो अगर तो बेटा तुमने उसको अपने नोट्स दे दिए तो फिर तुम अब भूल जाओ ठीक है, फिर तुम अब भूल जाओ, क्योंकि तुमने जहाँ उसको नोट्स दिए, अपने फ्रेंड को जहाँ तुमने अपने नोट्स दिए, वो नोट्स फिर उसके, अब तुम उसको मांगोगे भी कि सुन तुझे मैंने नोट्स दिए थे वापस कर दे, मुझे भी पढ़ेगा, वो नहीं देगा, वो बोलेगा कल दूंगा, परसों दूंगा, देगा वो कभी भी नहीं, है ना। तो कंप्लीट ट्रांसफर में बेटा ऐसे ही होता है कि आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से हुआ क्या पता है, इन दोनों ही एटम्स के बीच में बेटा एक बॉन्ड बन गया, इन दोनों ही एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और उसी बॉन्ड को अपन बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड, है ना। नाम भारी सा लगता है कि हे भगवान आयनिक बॉन्ड, अरे कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी के चलते जब दो एटम्स के बीच में, आसान शब्दों में समझा रही हूँ सुन लो, स्टेबिलिटी के चलते जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो बनता है क्या, उन दोनों एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड। और कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर हम बोल रहे हैं कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का या एक भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या कि दोनों में से, दो एटम्स में से कोई एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा और दूसरा वाला एटम क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा। दोनों में से कोई एक एटम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। तो जाके इनके बीच में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। आई बात समझ में? अब ये कहानी तो बेटा आयनिक बॉन्ड की है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो भैया कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखना है, समझना है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, आप बोलोगे कि मैम इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से या लेन देन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो फिर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अच्छा वो भी छोड़ो, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो अपन देख लेंगे। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया कि मैम ये बॉन्ड्स बन क्यों रहे हैं, एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बन ही क्यों रहे हैं, चाहे कोवलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, ये मतलब क्यों चल ही क्यों रहा है? अगर बॉन्ड नहीं बनते तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ना कोवलेंट ना आयनिक, ये बॉन्ड बन क्यों रहे हैं? मैंने क्या कहा था अभी आपसे 5 मिनट पहले, पूरा खेल होता है बेटा स्टेबिलिटी का। हर इंसान लाइफ में सेटल होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे कि अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हें भविष्य में जा करके अच्छी नौकरी मिले, है ना, अच्छा पैसा कमाओ, ऐश करो, एंजॉय करो, मम्मी पापा को भी तुम ऐश करवाओ, एंजॉय करवाओ, है ना। मतलब लाइफ में तुम स्टेबल होना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, लाइक दैट। तो बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के एटम्स के साथ भी यही सीन है कि वो भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अब सवाल ये स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो बेटा स्टेबिलिटी मिलती है आई एम वेरी सॉरी, गला एकदम गया हुआ है, आपको इसी आवाज़ के साथ थोड़े दिन काम चलाना पड़ेगा ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने से। नाम बड़ा है पर तुम यूज टू हो जाओगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटम्स को चाहिए स्टेबिलिटी। कैसे मिलेगी? नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने से। अब आप बोलोगे कि मैम ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कैसे होता है? तो बेटा उसके लिए या तो डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये डुप्लेट और ऑक्टेट का क्या सीन है? सुनो मेरी बात सुनो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये दिख रहा है तुमको? हाँ, अच्छा दिख रहा है। देखो ये है एक एटम, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें मिलते हैं न्यूट्रॉन्स, मिलते हैं प्रोटॉन्स। अरे तुम्हें मैं बेसिक्स समझा रही हूँ बेटा। ये एक एटम है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। हर एक एटम के पास बेटा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। देखो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने क्या बोल दिया, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब तुम्हें समझ में आता है? एटॉमिक का मतलब समझ में आया, समथिंग रिलेटेड टू एन एटम, ठीक है। सब का मतलब क्या, वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा कि लोगों ने जो मतलब जो फिलोसोफर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि एटम ही क्या है, सबसे छोटी यूनिट है।
किसी भी चीज़ की, है ना। बाद में फिर पता चला धीरे धीरे जब और डिस्कवरी हुई, एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी वगैरह में, कि नहीं यार, एटम से भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एटम के ही अंदर पाई जाती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, तो ये एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी, अरे क्या हुआ, एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है। जगह नहीं है, वरना मैं और भी बना सकती थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं बेटा, एनर्जी शेल्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो समझना आपके लिए और आसान होगा। मान लो कि मेरे पास है क्या, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। इसका एक एटम है मेरे पास, ये रहा ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इस एटम का जो बेटा न्यूक्लियस होगा, उसमें मुझे जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स भी मिलेंगे। पता है कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे बेटा। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटम है, न्यूक्लियस है, अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो इस 8 के कारण ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर बेटा मिल जाता है क्या, 8। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, है ना। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो नंबर के ही बराबर क्या हो जाता है, उस आप बोल सकते हो कि एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाता है। आई बात समझ में। चलो, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी शेल्स की। तो बेटा 4 एनर्जी शेल्स होते हैं, नाम याद है कि नहीं याद है, होने चाहिए, KLM एंड N, KLM एंड N, ये 4 बेटा एनर्जी शेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं एनर्जी शेल्स में आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें अभी ऑक्सीजन एटम की, तो इस एटम में आप बोल सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिलेंगे, 8। मतलब एक, यदि हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं बेटा, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8। और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलेंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलेंगे, 8 ही देखने को मिलेंगे ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब ये जो एनर्जी शेल्स है बेटा, इनकी ना, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनकी भी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की एक कैपेसिटी होती है। मतलब ये नहीं कि तुम्हें कहीं एनर्जी शेल दिखा तो तुम उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स डाल के जो है ना बढ़ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक शेल की अपनी एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट करने की, रखने की। जैसे कि अगर हम बात करेंगे के शेल की, तो ये अपने अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रख पाता है। एल की बात करें तो ये अपने अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख पाता है। एम की यदि हम बात करें, एम शेल की, तो ये अपने अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख पाता है। और यदि हम बात करेंगे एन शेल की, तो ये अपने अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख पाता है। तो हर एक शेल की बेटा, एनर्जी शेल की आप बोल सकते हो कि एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, अकोमोडेट करने की। जैसे के शेल की होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एल की होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एम की होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और एन की होती है सीधे 32 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट करने की क्षमता, ठीक है।
चलो अब क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, ये बेटा एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब अपन वापस से आते हैं अपने ऑक्सीजन एटम के ऊपर कि उसके न्यूक्लियस में अपन ने देख लिया कि प्रोटॉन्स कितने हैं, वेरी सॉरी, कितने हैं प्रोटॉन्स, 8 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये तो पता है कि एनर्जी शेल्स में आपको ये 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, पर इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी शेल्स में फिलिंग कैसे होती है, भरते कैसे हैं, वो थोड़ा देखना यहाँ पर आसान है, मतलब ज़रूरी है, आसान तो है और ज़रूरी भी है, ठीक है। देखो इनर मोस्ट, ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पर लिखा है ना बेटा एनर्जी शेल्स का, ये सीक्वेंस हमेशा यही रहता है। कभी तुम ये मत करना कि मैम एन पहले यहाँ पे लिख दिया, के बाद में लिख दिया, यहाँ पर एम लिख दिया, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक, मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ, न्यूक्लियस के बेटा सबसे नज़दीक होता है क्या, कौन सा शेल, के शेल, सबसे क्लोज, ठीक है। उसके बाद होता है एल, उसके बाद होता है एम, और उसके बाद सबसे मतलब बाहर की तरफ होता है एन शेल। तो सबसे क्लोज कौन हुआ न्यूक्लियस के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और सबसे बाहर की तरफ एन। ये सीक्वेंस होता है, आप कृपा करके सीक्वेंस को तोड़ना नहीं, ठीक है। चलो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अरे हम कहाँ चले गए, हाँ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके एटम में आपको पता चल गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। 2 मिनट में पानी पी लूँ फिर बताती हूँ। अब बताओ हम कहाँ थे, हाँ तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन के एक एटम में, बेटा इनको एनर्जी शेल्स में अपन कैसे भरेंगे, आ जाओ देखते हैं। शुरुआत होती है बेटा इनर मोस्ट शेल के साथ। सबसे अंदर वाला शेल कौन सा है, अभी अभी मैंने आपको बताया के शेल है ना। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट शेल को ही फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में एटम में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, तो मिट क्यों गए बेटा, हाँ 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम 2 क्यों आए, अरे भूल गए क्या, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है ना इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, के शेल की कितनी क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, तो इसीलिए 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, ईजी है, वो आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल वाले शेल में, यानी कि एल शेल में। आप बोलोगे कि मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, अरे तो भूल गए क्या, एल शेल की तो क्षमता होती है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की अपने अंदर, हम तो फिर भी कितने रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, बना लेगा जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलिंग हमेशा बेटा कहाँ से शुरू होती है, सबसे इनर मोस्ट शेल के साथ, है ना। ये बेटा ज़रूरी है, ये मैं पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जब अपन कोवलेंट बॉन्ड बनाना सीखेंगे ना, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके जो ना शेयर करवाते हैं। अरे हलवा है क्या, तुम क्या शादी में आए हो क्या, कि पहले जो है ना गुलाब जामुन खा लिया, फिर तुमने नूडल्स खा लिए, तुमने पहले जो है ना रबड़ी खा ली, आइसक्रीम खा ली, फिर तुम जाके मंचूरियन खा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी सीक्वेंस थोड़ी ना होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में फिल करने का एक सीक्वेंस होता है। तो हमेशा फिलिंग कहाँ से शुरू होती है, इनर मोस्ट शेल के साथ, कि सबसे पहले के शेल भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, और फिर एन भरेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, के में, और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, एल शेल में आ गए। इतना सबको क्लियर हुआ, चलो अच्छा हाँ, अब कुछ इसी तरीके से हम बात करते हैं बेटा, पता है किसकी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। हम अभी 10th में है ना, अभी हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम अभी छोटे बच्चे हैं, तो अभी हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट लेके आई हूँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, ठीक है। उनके एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उनके एटम में वो आपको दिए रहेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो रही है एनर्जी शेल्स में वो भी यहाँ पर आपको दिया रहेगा। देखो यहाँ पे शुरुआत होती है हाइड्रोजन के साथ, एटॉमिक नंबर इज 1, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा बेटा 1, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अरे एक ही होता है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, के शेल में आएगा, है ना। ये फर्स्ट सेकेंड को आप के एल एम एन कर सकते हो, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2,
यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, हीलियम के एक एटम में 2 होंगे, दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे बेटा, के शेल में आ जाएंगे, मतलब के शेल हो गया कंप्लीट। ओके देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 आ गए के शेल में, एक कहाँ आ गया, एल शेल में आ गया। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैंने कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 आ जाएंगे के में, 2 आ जाएंगे एल में, है ना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब की यही कहानी चलेगी अप टू देखो यहाँ से मैं आपको बताना शुरू कर देती हूँ, हाँ सोडियम कैल्शियम तक, ठीक है। देखो अभी हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि सोडियम के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11। 11 में से 2 को रख देंगे कहाँ, के शेल में। फिर उसके बाद में बचे 9, 9 में से 8 को कहाँ रख देंगे, अरे 9 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 को कहाँ रख देंगे, एल शेल में रख देंगे। बचा 1, उसको अपन कहाँ रख देंगे, जो एम शेल है उसमें रख देंगे, ठीक है भाई। 11 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखेंगे, 2 को के में, 8 इलेक्ट्रॉन्स को एल शेल में, और 1 को कहाँ रख देंगे, एम शेल में रख देंगे, ठीक है। यही बेटा सीक्वेंस आपका देखो चलता जाएगा। पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल पर आकर के थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कैसे, देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पोटेशियम के एक एटम में 19 होंगे। 19 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखेंगे, 2 को रख दिया के में, 8 को रख दिया एल में, ठीक है, और 8 को कहाँ रख दिया हमने, एम में रख दिया। आप बोलोगे कि मैम 19 में से ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने के में रख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने एल शेल में रख दिया, यानी कि 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ठिकाने लगा दिया के और एल शेल में, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैम इन सारे के सारे 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम सीधे क्या कर सकते हैं, एम शेल में डाल सकते हैं ना, क्योंकि एम शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, एम शेल की कैपेसिटी होती है बेटा, कहाँ चले गए, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। लेकिन हमने यहाँ पर वो काम नहीं किया, हमने क्या करा, हमने 9 में से 8 को रखा एम शेल में, जो एक बचा था उसको कहाँ रख दिया, एन शेल में रख दिया। ऐसा क्यों भाई, 9 के 9 एम में आ तो सकते थे, लेकिन नहीं, हमने 8 को रखा एम में और एक वहाँ फेंक दिया पड़ोस वाले शेल में। ऐसा क्यों बेटा, वो उसके पीछे है स्टेबिलिटी का रीज़न, ठीक है। 11th में जाओगे तो डिटेल में समझा पाऊंगी मैं, अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी के लिए तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा रही हूँ बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग कर रहे हैं ना अपन एनर्जी शेल्स में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, कुछ और नहीं होता है ये, ठीक है। चल फिर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, यहाँ पर भी हमने क्या करा, शुरुआत के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको के और एल में रख दिया, बचे कितने, 10 और इलेक्ट्रॉन, तो 10 में से 8 को रखा एम में, और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने कहाँ रख दिया, एन शेल में रख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का, ये मैं क्यों लेकर के आई हूँ, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनके एटॉमिक नंबर, ये आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन नहीं मिलता है हमें, कभी कभी हमें एज इट इज़ जो है उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का, अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स आल्सो, ठीक है। चलो हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हाँ हम इस बात पे थे कि हम ये बॉन्ड्स, मतलब ये बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि पूरा खेल होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी बोले तो जब नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन होता है तब। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको वो समझाना चाह रही थी। देखो हमारे पास क्या है बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, के शेल में आएगा, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि अच्छा बेटा हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है, उसने बोला मैडम एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कहाँ आएगा, उसने बोला मैम के शेल में आएगा। मैंने कहा ठीक है, यदि तुमको स्टेबल होना है तो तुम्हें अपने के शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि मैम के शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी है। तो मैं उससे बोलूँगी कि हाँ एक तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम कहीं और से एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाओ और अपने के शेल को कंप्लीट कर लो, ताकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, मतलब कि तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और जहाँ तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट हुआ, के शेल कंप्लीट हुआ बेटा, तुम हो जाओगे स्टेबल। तो डुप्लेट का मतलब आप समझ लो कि 2, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर
तो हाइड्रोजन के एटम का के शेल हो गया कंप्लीट, डुप्लेट हो गया कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक तो उसका खुद का होता है, एक और अगर उसने कहीं और से जुगाड़ लिया वो हो जाएगा स्टेबल। तो डुप्लेट रूल बेटा ये बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल अगर के शेल है, भाई बेटा हाइड्रोजन के पास तो ले दे करके एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ आएगा, के शेल में ही आएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए उसका इनर मोस्ट आउटर मोस्ट कोई सा भी शेल क्या है बेटा, के शेल ही तो है। तो यदि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास के ही शेल है ना, अगर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास उनके एटम्स में केवल के ही शेल है, तो वो अपना के शेल कंप्लीट कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाए पूरे के शेल में, उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। हीलियम की बात करें, देखो कितना एटॉमिक नंबर है, 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, तो दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे। ओ तेरी, हीलियम का तो जो डुप्लेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए तो हीलियम को अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, क्योंकि हीलियम बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, मेरा जो डुप्लेट है वो तो कंप्लीट है, मेरे के शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इनर मोस्ट शेल क्या है, मेरा के शेल ही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरा डुप्लेट कंप्लीट है, तो अब मुझे कोई और डिस्टर्बेंस, मतलब मुझे कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया भी तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं हूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा डुप्लेट कंप्लीट है, मैं स्टेबल हूँ। और इसीलिए हीलियम को अपन नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि हीलियम फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि भाई उसका तो डुप्लेट कंप्लीट है ना, उसको कोई लोड ही नहीं है ज़िंदगी में। भाई टेंशन वो करे जिसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है जीवन में, है ना, वो करे रिएक्ट, वो करे दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन, वो बनाए बॉन्ड, ये क्यों बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। सिमिलरली आगे अपन और बढ़ते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, और के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके लिए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल शेल में आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा, इसके लिए, किसके लिए, लिथियम के लिए। भाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो क्या था, उनका आउटर मोस्ट इनर मोस्ट शेल के ही शेल था, लेकिन लिथियम के लिए बेटा उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, एल शेल हो गया। तो और एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो हम तो लिथियम के एटम को बोलेंगे कि देखो भैया ऐसा है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। ऑक्टेट मतलब वर्ड कहाँ से आया बेटा, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। तो हमने बोला कि सुनो एक काम करो, तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो लिथियम बोलेगा कि सरकार, मतलब लिथियम का एटम बोलेगा कि सरकार एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, है ना, मेरे पास तो 1 ही है, तो हम बोलेंगे 7 और ले आओ। तो ये लिथियम का एटम बोलेगा कि भैया मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन ला करके देगा, कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके नहीं देने वाला है, मुझसे नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, फिर तुम अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते हो, अगर तुम अपना आउटर मोस्ट जो शेल है एल शेल, उसमें तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के नहीं आ सकते हो, तो एटलीस्ट अपना डुप्लेट तो कंप्लीट करो। तो लिथियम ने बोला हाँ डुप्लेट तो मेरा कंप्लीट है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बस एल में 1 ही पड़ा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे कोई दे नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्टेबल कैसे होऊंगा। तो याद करो थोड़ी देर पहले तुमको मैंने क्या बताया था, अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो एटम क्या करता है, उसको एटम से बाहर निकाल के फेंक देता है ना। तो लिथियम का एटम भी बेटा यही करने वाला है, लिथियम का एटम भी पता है यही करेगा। लिथियम का एटम बोलेगा कि यार ये जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब एक्स्ट्रा का मतलब समझ में आया। लिथियम का एटम बोलेगा कि भैया मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है। ऑक्टेट तो जीवन में कभी पूरा होने से रहा, आउटर मोस्ट शेल में कभी, ऑक्टेट का मतलब बेटा यही है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो तो कभी होने से रहे। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देने नहीं वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा, ताकि फिर मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाए, के शेल बन जाए। भाई एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो ये निकाल के फेंक देगा, अब कौन सा शेल बचा, केवल के शेल, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, डुप्लेट इसका कंप्लीट है, तो फिर क्या होगा बेटा, ये स्टेबल हो जाएगा। और तुमको पता है कि जब कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल करके फेंक देता है तो वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है कि नहीं बनता। तो यहाँ भी बेटा लिथियम का कैटायन बन जाएगा। आई बात समझ में। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 2 आ गए के में, और एल शेल में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इसको भी बोला कि बेटा तुमको स्टेबल होना है, उसने बोला हाँ होना है, तो हम बोलेंगे कि बेटा अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
8 लेकर के आओ, ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि यार देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मेरे पास 6 हैं, दो और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो लिथियम ने तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल दिया था, क्या ऑक्सीजन भी वही करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा कि यार आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मेरे पास 6 हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देता हूँ, ताकि फिर मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाए? के शेल, डुप्लेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालने में ना बहुत एनर्जी लगेगी, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम सोचेगा कि काम करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से ले आते हैं, भाई 6 तो पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कहीं से ले आते हैं, तो होगा क्या? आउटर मोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टेबल हो जाएंगे। और तुम्हें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है बेटा? एनायन बन जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एनायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने यदि लूज करा तो उसका कैटायन बनेगा, पॉजिटिव आयन, और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा लिथियम का कैटायन बनेगा, क्योंकि उसके लिए इजी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में से, एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, रादर देन कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से लेकर के आए। ऑक्सीजन एटम के लिए क्या इजी है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में, एल शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेकर के आ जाए, इसकी बजाय कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दे, वो उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, उसका एनायन बन जाएगा। तो ऐसे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, चलो ऐसी अगर हम बात करेंगे सपोज सोडियम की, आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? 1 है। तो तुम बताओ कोई होगा जो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नहीं। तो फिर क्या बोलेगा, यार इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा। इसका मतलब सोडियम अपने एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देगा, और इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बाहर निकाल के फेंक देगा, क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम आयन बन जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम के एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने? 8 है, कितने? 3। कौन होगा जो इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? कोई नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, तीनों को बाहर निकाल के फेंक देगा। लो ऐसी की तैसी तुम्हारी, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का आयन बन जाएगा। पोटेशियम देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। तो क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को टाटा बाय बाय, पोटेशियम आयन बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, कैल्शियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को निकाल के फेंक देगा, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन बन जाएगा, है ना। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होने चाहिए? ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 होने चाहिए, है कितने? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ला करके अपने एटम में रख लेगा। भाई 7 ऑलरेडी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में बस 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहीं से जुगाड़ लेगा। यानी कि क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये नहीं कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए ना, इसके लिए लेना ज़्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन को, रादर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनेगा, एनायन बनेगा, क्योंकि ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है बस इसलिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेटा टॉप 20 जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला था, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों बनते हैं बेटा? क्योंकि ना देखो ये सब ना बेसिक्स होते हैं, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आपको आगे दिक्कत आ सकती है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स बस इसीलिए बनते हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट के एटम को बेटा स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए, जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने से ही मिलती है। वो कैसे मिलेगी? या तो डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। मेजरली हमारे सामने वही एलिमेंट्स आते हैं जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए?
8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, है ना, हीलियम हो गया, इनके लिए अपन बोलते हैं कि डुप्लेट रूल लगता है, क्योंकि इनके पास केवल के ही शेल होते हैं, ठीक है। बाकी मेजरली अपने पास कौन से होते हैं, ऑक्टेट रूल वाले ही फॉलो करने वाले ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, है ना। ऑक्टेट बेटा देखो ना आपके सामने, यहाँ पे मैंने लिखा तो कि ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के चक्कर में, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के चक्कर में एलिमेंट्स के एटम्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, यानी कि आयंस बनते हैं, है ना, आयंस बनते हैं। और जब कोई एटम जैसे कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई दूसरा एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो बेटा ये तो वही वाला सीन हो गया जो अपन पहले उसमें डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला जो एटम है ये लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, इसको गेन करना था, तो इसने लूज किया, लपक के इसने उसको पकड़ लिया, तो इनके बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो आयनिक बॉन्ड बन गया। अब आई बात समझ में। मैंने पहले ही कहा था कि पूरा खेल होता है स्टेबिलिटी का, कि हर एलिमेंट का एटम लाइफ में स्टेबल होना चाहता है ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, और उस चक्कर में ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के चक्कर में या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। लेकिन 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 हम बात करते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है। हमें यहाँ वहाँ की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट पे आते हैं और हम बात करते हैं बेटा कार्बन की, ठीक है। कहाँ गया कार्बन, ये देखो एटॉमिक नंबर 6, यानी कि कार्बन के एक एटम में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिलेंगे, अगेन 6, ठीक है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे, और जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एल शेल में आ जाएंगे, है ना। तो अब लाइक एनी अदर एलिमेंट का एटम, कार्बन भी जो उसका एटम है बेटा, वो भी क्या चाहता है, लाइफ में स्टेबल होना चाहता है ना। अब क्योंकि इसके पास एल शेल है ना, कार्बन एटम के पास एल शेल है, तो यहाँ पर हम डुप्लेट की बात तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्टेट की ही बात करेंगे, यानी कि हम कार्बन एटम को भी बोल देते हैं कि भैया देखो ऐसे कि अगर तुम्हें स्टेबल होना है लाइफ में, तो तुम्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब तुम स्टेबल होंगे। तो कार्बन बोलता है क्या, मेरे पास तो आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इसको बोला कि ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम 4 और ले आओ, 4 और ले आओ, तो तुम्हारा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे ही हमने कार्बन एटम को ये सलाह दी कि भाई अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तुम 4 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेके आ जाओ, तो उससे क्या होगा, 4 तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 4 और आ जाएंगे, तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, तुम हो जाओगे स्टेबल। ये बात सुनते ही कार्बन का जो बेटा न्यूक्लियस होता है अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो वो 4 प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो एकदम कार्बन एटम के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो एकदम तमतमा गए। मेरी बात को समझना बेटा, ये कार्बन एटम है, उसके न्यूक्लियस में तुम्हें 6 प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम ये कार्बन को सलाह दे रहे हैं बेटा कि तुम क्या करो, एल शेल में ना 4 और इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाओ, तो तुम्हारा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तुम हो जाओगे स्टेबल, ठीक है। लेकिन इस सलाह को हमने जैसे ही दिया, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स बैठे, वो सुन करके एकदम बौखला जाएंगे, तमतमा जाएंगे कि ओ भाई साहब क्या, हम 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हम 6 प्रोटॉन्स क्या कर सकते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना। मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो कार्बन के एक एटम के न्यूक्लियस में कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में आपको 6 प्रोटॉन्स मिलेंगे, और उस एटम में आपको 6 ही इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 2 होंगे के में, 4 होंगे एल में।
हमने इसको सलाह दी कि तुम 4 और इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाओ अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो तुम्हारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई। 6 तो पहले से ही है ना इलेक्ट्रॉन्स, 2 K में 4 L में, 4 और ले आओ L शेल में, तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, तुम हो जाओगे स्टेबल। यानी कि कुल मिलाकर के फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन के एटम में? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये सुनते साथ ही 6 प्रोटॉन्स बोलते हैं कि ओ भैया माफ़ करो, हम 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हम 6 प्रोटॉन्स 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बस की नहीं है 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, हमारे बस की नहीं है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, भैया माफ़ करो। यानी कि कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस आइडिया को अप्रूव नहीं करता, अग्री नहीं करता कि नहीं भैया 4 और इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आएंगे। न्यूक्लियस बोलता है कि माफ़ करो 4 और इलेक्ट्रॉन्स तो हम आने नहीं देंगे आउटर मोस्ट शेल में, एल शेल में, क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उनको 6 प्रोटॉन्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, जिनको कंट्रोल करना 6 प्रोटॉन्स के बस की बात नहीं। तो मतलब ये आइडिया तो हो गया फ्लॉप, यानी कि C4 एनायन नहीं बन पाएगा। अरे अगर तो कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता तो फिर वो एनायन बन जाता ना, तो वो तो हो नहीं पाया। क्यों? न्यूक्लियस ने मना कर दिया कि माफ़ करो हम नहीं करेंगे एडजस्ट। फिर अब तो बेटा फिर एक ही मतलब रास्ता आया। क्या रास्ता आया? हमने बोला कार्बन एटम को कि सुनो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तुम चारों को लूज़ कर दो। भाई जैसे कि वो सोडियम एटम करता है ना, सोडियम एटम भी तो ये करता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है होने चाहिए 8, है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्टेट रूल के हिसाब से होने चाहिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, है कितने? 1। तो हम सोडियम क्या करते हैं? सोडियम बोलते हैं कि यार कौन है जो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ला के देगा? कोई नहीं देने वाला। तो वो क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है, और क्या बन जाता है? सोडियम आयन बन जाता है, पॉजिटिव है ना, कैटायन बन जाता है। तो हमने कार्बन को बोला कि सुन भाई तुम भी जो है ना सेम चीज़ करो, तुम भी सेम चीज़ करो, तुम भी अपने आउटर मोस्ट शेल से, भाई तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो कर नहीं सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम गेन तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे न्यूक्लियस ने मना कर दिया है। तो तुम एक काम करो, तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में। बेटा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना, याद होगा, तुमने 9th में पढ़ा होगा। तो हमने इसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल के फेंक दो। गेन कर नहीं सकते, कम से कम लूज तो कर दो। तो होगा क्या? 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद अब तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा? अब तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा के शेल, जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब डुप्लेट तुम्हारा कंप्लीट है, तुम ऐसे स्टेबल हो जाओगे। तो इस आइडिया में जो है ना कार्बन के एटम को फिर दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? कार्बन एटम ने बोला कि देखो ऐसा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में जो एनर्जी जाएगी ना वो है ही नहीं हमारे पास। ये तो वही वाली बात हो गई कि जाकर के जो है ना शॉपिंग करनी है, महंगा महंगा कपड़ा लेना है, लेकिन पैसे नहीं है तो शॉपिंग कैसे होगी? तो यहाँ पर भी वही सीन है। कार्बन एटम को हमने आइडिया दे दिया कि सुनो तुम ये काम करो, तुम अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दो, तकलिया कर दो, गेट आउट कर दो। लेकिन कार्बन एटम ने बोला कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में जो एनर्जी चाहिए होती है ना वो नहीं है। यानी कि C4 पॉजिटिव आयन भी नहीं बन सकता। यार ये तो बड़े मसले हो गए यार। कार्बन की तो मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही वैसी हो गई है, तबाही हो गई है कि ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ना अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसके पास है नहीं। यानी कि ना ये बने ना ये बने, मतलब कार्बन एटम का कोई भी आयन नहीं बनेगा। एग्जैक्टली ना कैटायन, ना एनायन, ना पॉजिटिव आयन, ना नेगेटिव आयन, कुछ नहीं बनेगा कार्बन एटम का। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो फिर मतलब कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। भाई किसी भी एलिमेंट के एटम को स्टेबिलिटी कब मिलती है? किसी भी एलिमेंट के एटम को स्टेबिलिटी तभी तो मिलती है ना जब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो,
डुप्लेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। और डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या होता है हमारे एटम्स के पास? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना या गेन, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना इन शॉर्ट। लेकिन कार्बन एटम तो बेटा बहुत ही मतलब उसमें है, ना वो लूज कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ना वो गेन कर पा रहा है, तो क्या कार्बन का एटम कभी भी स्टेबल नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। शेयरिंग का नाम नहीं सुना है क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। बचपन से माँ बाप समझाते हैं कि नहीं समझाते कि बेटा अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, और सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो, तो तुम क्या करो, उसको वो दे दो। देखो कंप्लीट ट्रांसफर और शेयरिंग में फ़र्क होता है। जैसे कि तुमको मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा दोस्त तुमसे नोट्स मांग रहा है, तुमने उसको नोट्स दिए, अब तुमने उसको दे दी, तुमने ट्रांसफ़र कर दिए अपने नोट्स, अब वो तुम्हें वापस नहीं देने वाला, ठीक है, दैट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र। शेयरिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे कि तुमने बोला कि उसने तुमसे बोला कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, तो आपने बोला कि चल ठीक है भाई, तो मेरे घर आ, अपन घर में बैठ करके मेरे नोट्स से पढ़ाई करेंगे, है ना। बजाय इसके कि तुम उसको अपने नोट्स दे दो, तुमने कहा कि भाई अपन नोट्स शेयर करते हैं, कि जब तुझे पढ़ना होगा नोट्स से मेरे, तो मेरे घर आ, अपन साथ में बैठ के पढ़ते हैं, और जब तू पढ़ ले तो फिर तू अपने घर, मैं अपने घर। दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग में आप बोल सकते हो बेटा कि फायदा दोनों को होता है ना। शेयरिंग में फायदा दोनों को होता है। जैसे कि या अपन एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपको चाहिए थे फिजिक्स के नोट्स, आपके फ्रेंड को चाहिए थे केमिस्ट्री के नोट्स, तो आपने अपने फ्रेंड से फिजिक्स के नोट्स ले लिए और आपने उसको अपने केमिस्ट्री के नोट्स दे दिए, तो दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब कभी अगर आपने उससे बोला कि सुनो मुझे मेरे केमिस्ट्री वाले नोट्स वापस चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके फिजिक्स वाले नोट्स हैं। अगर उसने आपको आपके केमिस्ट्री वाले नोट्स नहीं दिए, तो आप भी उसको अपने उसके फिजिक्स वाले नोट्स नहीं दोगे, है ना। तो वो डर से कि यार अगर मैंने इसको उसके नोट्स वापस नहीं करे तो ये मुझे मेरे नोट्स भी वापस नहीं देगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, वो जो नोट्स हैं वो वापस एक दूसरे के पास अपने अपने आ जाते हैं। दैट इज शेयरिंग का सिग्निफिकेंस। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ देखो बेटा, कार्बन, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। आउटर मोस्ट शेल में देखो, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। कुछ नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई ऐसा बहुत मुश्किल सी बात नहीं होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, एटम का सबसे पहले न्यूक्लियस बना देते हो, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड आप क्या करते हो, या ये भी छोड़ो, आपने लिखा यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताइए आप क्या 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 करोगे। आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप हमेशा उसको ड्रॉ करते हो। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 6 है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो बेटा, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करोगे, चाहे डॉट्स के थ्रू या क्रॉस के थ्रू, हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप हमेशा यहाँ पर वही रिप्रेजेंट करोगे। कभी भी इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब मत करना। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, इनर मोस्ट शेल से करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में पता है क्या करते हैं, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अरे इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब मत करो बेटा, उनकी शेयरिंग मत करवाओ। जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का, उस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग करवाओ, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब मत करो। कि पहले गुलाब जामुन खा लिया फिर नूडल्स खा लिए, ये शादियों में होता है बेटा, हर जगह तुम घर पे ऐसा नहीं कर सकते हो, मम्मी मारेगी कि ये क्या तुमने सीक्वेंस लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहाँ चले गए हम, अरे 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 चलो हम कहाँ थे यार, हम गुम ही जाते हैं, ज़्यादा गुम गए नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बता देती हूँ। तो ध्यान रखना बेटा कि जब भी तुम किसी भी
इट्स नॉट ओनली अबाउट कार्बन, किसी भी एटम का तुम वो ड्रॉ करो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप हमेशा वही ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो के शेल पे 2, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन क्या करेंगे बेटा, सॉरी 6 नहीं 4, हाँ, के शेल में 2 और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल के होंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, कार्बन एटम, उसका न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और उसके अराउंड मैंने क्या करा है, इनके 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डॉट्स के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब वही वाली बात है ना कि हमें शेयरिंग देखनी कि शेयरिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहाँ देखो, बगल में है एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। और ये रहा हाइड्रोजन एटम, और उसका भी मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है। अब आप बोलोगे कि मैम अच्छा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रहा है। प्लीज़ बेटा भगवान के लिए इसको याद रखना, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ आप वही ड्रॉ करोगे यहाँ पे, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब ये अपना हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन के पास तो ले दे करके के ही शेल होता है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन उसका ड्रॉ कर दिया। आप बोलोगे कि मैं इसको आपने क्रॉस ही क्यों किया, क्योंकि बेटा अलग अलग एलिमेंट है ना, आप चाहो तो इसको भी डॉट से कर सकते हो रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक डिफ्रेंसिएशन जो है मतलब आ जाता है ना, कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से रिप्रेजेंट किया, और हाइड्रोजन क्योंकि दूसरा एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से जो है डिनोट किया। आई बात समझ में, चलो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब कंडीशन क्या है अपनी, याद रखो, कंडीशन ये है कि कार्बन को आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। अरे भाई कार्बन ना C4 नेगेटिव आयन बना सकता है, ना C4 पॉजिटिव आयन बना सकता है, कि हम बोले कि सुनो चारों इलेक्ट्रॉन्स को भेज दो, एटम के बाहर फेंक दो, C4 पॉजिटिव जो आयन है वो बन जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है कि चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। ना ही C4 नेगेटिव आयन बन सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करें, अपने आउटर मोस्ट शेल में लेकर के आ जाए, तो 6 प्रोटॉन्स जो है वो बोलेंगे कि भैया हम 4 और इलेक्ट्रॉन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हो क्या कर सकता है, तो बेटा टेम्परेरी चीज़ तो हो सकती है ना, टेम्परेरी इन द सेंस वही शेयरिंग वाला, कि तुम्हें चाहिए फिजिक्स के नोट्स, तुम्हारे दोस्त को चाहिए केमिस्ट्री के नोट्स, तुमने एक्सचेंज कर लिए, पढ़ लिए, और फिर एक दूसरे को वापस भी कर दिए, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं हुई बेटा। हाइड्रोजन के साथ भी वही समस्या है। क्या समस्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो मान लो कि अगर मैं हाइड्रोजन को बोलूँ कि हाइड्रोजन एक काम करो, अपना मुझे जो ये इकलौता इलेक्ट्रॉन है ये दे दो, तो हाइड्रोजन बोलेगा कि मैम पगला गई हो क्या, मेरे पास ले दे करके तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर मैंने आपको दे दिया, सपोज ये कार्बन है, कार्बन ही बोले कि भाई मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना, तो बोलेगा भाई तेरे पास तो फिर भी आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास तो एक ही है, ले दे करके, और अगर तुमको मैंने वो भी दे दिया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, मैं नहीं दूंगा। बल्कि हाइड्रोजन कार्बन से बोलता है कि भाई तेरे पास तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मुझे दे दो ना, तो कार्बन बोलता है कि नहीं मम्मी मारेगी, मैं नहीं दे सकता। मतलब कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एक दूसरे को कंप्लीटली दे नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग तो कर सकते हैं ना। कार्बन ने बोला कि भाई एक आइडिया है मेरे पास, हाइड्रोजन ने बोला हाँ बता क्या आइडिया है। कार्बन ने बोला कि यार कुछ टाइम के लिए क्या मैं तेरा ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूँ। हाइड्रोजन ने बोला मुझे समझ में नहीं आया। कार्बन ने बोला देख मेरे साथ ना बहुत दिक्कत है कि ना मैं ना ये दोनों ही तरह के नेगेटिव पॉजिटिव आयंस नहीं बना सकता, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता हूँ, ना मैं लूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक बीच का रास्ता तो मुझे निकालना पड़ेगा। क्या मैं अभी के लिए मतलब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं तेरे इस इलेक्ट्रॉन को अपना बुला सकता हूँ, मतलब
कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, क्या मैं आपके इस एक इलेक्ट्रॉन को अपना बना सकता हूँ, अपना बुला सकता हूँ? कि मान लो कि कोई दूसरा देखने के लिए आ गया, मान लो कि कोई दूसरा देखने के लिए आ गया कि हाँ बेटा कार्बन, क्या हुआ तुम्हारी स्टेबिलिटी का, क्या हुआ तुम्हारे ऑक्टेट का, तो उस समय मैं उसको दिखा दूं कि देखो मेरे पास तो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है ही है, और मेरे पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी है। माना कि वो हाइड्रोजन का है, पर हाइड्रोजन उसको कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। बात आई समझ में? बेटा ये इलेक्ट्रॉन ना कायदे से तो अभी भी हाइड्रोजन का ही है, वो जिंदगी भर हाइड्रोजन का ही रहने वाला है। लेकिन जैसे कभी कभी नहीं होता कि तुम होमवर्क करके नहीं लेके आए हो, मैडम आई है देखने, तो तुम क्या करोगे, अपना दोस्त का होमवर्क दिखा दोगे कि देखो ये मेरा होमवर्क है। तो कार्बन भी कुछ ऐसी मक्कारी करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं दिखाऊंगा ऐसे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो सबको लगेगा कि अच्छा कार्बन के पास अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 4 उसके खुद के और एक ये वाला जो वो दिखा रहे कि देखो मेरा इलेक्ट्रॉन है। असली में किसका है? वो हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन ने बोला कि हाँ ठीक है, कुछ नुकसान नहीं है मुझे इससे, क्योंकि तुम मुझसे मेरा इलेक्ट्रॉन ले तो रहे नहीं हो, लेकिन मुझे फायदा भी क्या है? भाई नुकसान नहीं है, फायदा भी क्या है? तो कार्बन ने बोला कि यार तुम भी तो यही कर सकते हो, तुम्हारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम एक काम करो ना, जब तुमसे कोई आकर के पूछे कि हाँ हाइड्रोजन बताओ तुम्हारे डुप्लेट का क्या हुआ, तो तुम उसको बोल देना कि भाई मेरे पास तो मेरा क्या बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन है ही है, साथ ही साथ मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है। हालांकि वो इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन का ही रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन उसको दिखाएगा कि देखो मेरे पास तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो अलग शान खपाएगा अपनी। समझ रहे हो? इनके इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिस्पेक्टिव, इनके इलेक्ट्रॉन्स वो इन्हीं के पास रहेंगे। बस अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, शेयरिंग कर रहे हैं कि हाँ जब तुमको मेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेना, और जब मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर लूंगा, क्या दिक्कत है? तो हाइड्रोजन ने बोला यार ये तुम्हारी बात मेरे दिल को लग गई, मतलब मुझे अच्छी लग गई, दिल को लगी मतलब अच्छी लग गई कि हाँ, कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मेरे 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनके बीच में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। आप बोलोगे मैम 2 कैसे? अरे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में भी तो बेटा कोई रिश्ता बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा, और उसी बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोई बॉन्ड बने, दैट इज कोवेलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब समझ में आया ना, कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कार्बन करेगा हाइड्रोजन के साथ, या सिर्फ हाइड्रोजन करेगा, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। और शेयरिंग से बेटा फ़ायदा यही होता है कि कभी अगर फ्यूचर में कोई आ गया कि अरे कार्बन के पास कहाँ से आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में, ऐसे कैसे आ गए, तो कार्बन क्या करेगा, सारे अपने बॉन्ड तोड़ करके बढ़ेगा कि भैया मैं नहीं जानता, ना मैंने C4 पॉजिटिव आयन बनाया, ना मैंने C4 नेगेटिव आयन बनाया, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज किया है ना मैंने गेन किया है, लेकिन फिर भी मेरे आउटर मोस्ट शेल में किसी न किसी तरीके से मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स के जुगाड़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे अल्टीमेटली स्टेबिलिटी मिले। आई वांट स्टेबिलिटी, जो ऑक्टेट को पूरा करने से ही मिलेगी। आई बात समझ में? तो जब कार्बन को बेटा जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लेगा। कहने को वो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कार्बन का नहीं बन जाएगा। जब देखो ऐसा है कि शेयरिंग में ऐसे ही होता है कि जहां हाइड्रोजन का मन किया वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के दफा हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ शेयरिंग हो, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अभी भी तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन और उसने कार्बन का भी क्या करा, एक शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी तो हो गई जिंगलाला, मतलब डुप्लेट कंप्लीट। लेकिन व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन का तो अभी तक कोई भी जो है ना, क्या बोलते हैं, कार्बन का तो अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं। 4 उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर मोस्ट शेल में, एक वो क्या करेगा, एक वो
मतलब हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर लेगा, है ना। 4 उसके पास पहले से थे, एक वो हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर लेगा, मतलब टोटल अब कितने हो गए, 4 + 1 5 हो गए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स की तो अभी भी कमी है ना। अब क्या करेगा, अरे तो और शेयरिंग कर लेगा ना, उसका क्या जाता है। लो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन का एटम आ गया। कार्बन ने बोला भाई देख, मैंने तेरे भाई के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, बदले में उसने भी किया था, तो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई थी, तो अपन दोनों में ऐसा करें। इसने बोला हाँ ठीक है। तो कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, यानी कि अब कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया है शेयर करने के लिए, है ना। यानी कि अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 + 1 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए है। अरे और शेयरिंग कर लेगा, उसमें क्या है। लो एक और आ गया हाइड्रोजन एटम, इसने बोला भाई करेगा शेयरिंग, उसने बोला हाँ ठीक है कर लूंगा। तो अब उसके पास कितने हो गए हैं, अब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास। लो एक और शेयरिंग, लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब उसके पास कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 उसके खुद के थे, ये रेड वाले बेटा कार्बन एटम के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये ग्रीन वाले क्या हैं, ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, जो वो शेयर कर रहा है, म्यूचुअली शेयर कर रहा है। मतलब इन जो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये इस्तेमाल करेगा ही करेगा, इसके जो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ये दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम्स को इस्तेमाल करने के लिए देगा। तो यहाँ पर बेटा कार्बन एटम ने आपके सामने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए कि नहीं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ही तो पहले से बना ही हुआ था। तो यहाँ पे कार्बन एटम ने क्या करा है बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं, और इन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने से हुआ क्या, इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए हैं अब 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। और प्लीज यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती कि मैम ये तो वही वाली बात हो गई, कार्बन ने क्या करा, क्या बोलते हैं, C4 नेगेटिव आयन बना लिया। नहीं बेटा, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आयन्स हमेशा बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स ले ले, आउटर मोस्ट शेल में ला करके रख ले परमानेंटली, तो बनेगा नेगेटिव आयन। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, शेयरिंग में चीज़ें मतलब रिवर्स पॉसिबल होता है कि अभी आपके सामने हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर रहा है, इसका मन करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दफा हो जाएगा, ये पूछेगा भी नहीं, पलट के कार्बन को देखेगा भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, इसका मन करेगा ये अपना एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है अपना इलेक्ट्रॉन लेके दफा हो जाएगा, देखेगा भी नहीं कार्बन को पलट करके। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन एटम्स के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ रहे हैं कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वो टेम्परेरी बेसिस पे आ रहे हैं। परमानेंट, अगर परमानेंट आते तो फिर तो बेटा ये आयन बन जाते ना, जो पॉसिबल नहीं है। जो भी हो रहा है वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए ये एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ शेयर कर रहे हैं। कार्बन भी क्या कर रहा है, पलट के इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के थे, 4 उसको और कहाँ से मिल गए, 4 हाइड्रोजन एटम्स से मिल गए, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और कार्बन स्टेबल हो गया। तो कार्बन की स्टेबिलिटी का बेटा ये राज होता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बेटा टाइप्स भी होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल भी होता है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। मैंने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक कार्बन एटम है,
ये 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है, या इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। ये है दूसरा ऑक्सीजन एटम, दूसरा एटम है ऑक्सीजन एटम है। एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं बना दूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन एटम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, देखो कार्बन एटम बोलेगा, किससे बोलेगा भाई, हाँ कार्बन एटम बोलेगा ऑक्सीजन से, इस एटम से कि भाई मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे क्या, बदले में तुम भी मेरे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना। इसने बोला ओके, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास तो वैसे भी बेटा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बस 2 और इलेक्ट्रॉन्स की मतलब ज़रूरत है, तो उसका क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से है। अगर वो कार्बन के साथ कार्बन के 2 और इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कार्बन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेता है तो फिर इसके पास कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पहले से हैं। कार्बन यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर कर ले तो फिर इसके पास 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा स्टेबल, है ना। तो यहाँ पर यही होगा, ये देखो, तो कार्बन ने बोला कि भाई मैं आपका इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लूँ, आप मेरा कर लो, तो ये हो गया बेटा, देखो एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बेटा एक कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही होते हैं, है ना। शेयरिंग तो बेटा तभी होगी ना जब दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ एटलीस्ट अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। जैसे कि यहाँ पर अपन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखे। एक कोवलेंट बॉन्ड को बनने के लिए आप खुद देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम चाहिए होते हैं, एक होता है एक एटम का, दूसरा होता है दूसरे एटम का। तो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बनता है क्या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर, बेटा एक पेयर में 2 चीज़ें आती हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। अब वापस यहाँ आओ, यहाँ पर अभी आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हुई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, ठीक है। फिर ऑक्सीजन ने बोला कि यार कार्बन एक काम करें क्या, उसने बोला हाँ अपन क्या एक एक और मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें क्या। कार्बन ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन इस्तेमाल करेगा और कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा, यानी कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या होगी बेटा आपस में, मतलब इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप बताओ टोटल यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, टोटल 1 2 3 4, यानी कि टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। तो यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड बना है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं सिंपल एक डैश से, ये देखो डैश से, और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं डबल डैश से। जैसे कि यहाँ पर मुझे बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो मैं कैसे बताऊंगी, ऐसे कि कार्बन ऑक्सीजन और इनके बीच में डबल डैश। डबल डैश का मतलब क्या है कि इनके बीच में 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। और डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब 2 एटम्स के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो तब, ठीक है। सिमिलरली कार्बन 1 2 या ऐसे लिख दो, कार्बन 1 कार्बन मतलब मैंने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं 4, ठीक है। अब दूसरे तरफ है मेरे पास नाइट्रोजन। आपके दिमाग में आएगा कि मैम सिर्फ कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है क्या, नहीं। एग्जाम्पल में ही देखो, मैंने आपको कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अब तो नाइट्रोजन,
के केस में भी बता रही हूँ कि बेटा ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो वो कोवेलेंट नहीं बना सकता, बना सकता है। बस कार्बन एक ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कोवेलेंट ही बनाएगा, अदरवाइज तो ये सब आयनिक बॉन्ड भी बेटा बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। बना दूं यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो एटम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 3 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इसको कितने चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, ठीक है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ये आप बोल सकते हो कि डील हुई कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। बस वही हुआ, कार्बन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को शेयर करने के लिए, बदले में नाइट्रोजन ने भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को किसा मतलब शेयर करने के लिए, ठीक है ना। कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दिया अपना, नाइट्रोजन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी कि अब यहाँ पर देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए बेटा। रूल नंबर 1, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग तो होनी चाहिए ना, तब तो जाकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम शेयर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो कार्बन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने ये वाला दिया शेयरिंग के लिए, तो ये बन गया एक कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन ने ये दिया, नाइट्रोजन ने ये दिया, तो बन गया दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन ने ये दिया, नाइट्रोजन ने ये दिया, इनके में तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये बन गया क्या, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसे डिनोट करते हैं हम ट्रिपल डैश से, 1 2 3। सिंगल के लिए सिंगल डैश, डबल के लिए डबल डैश, ट्रिपल के लिए 3 डैश, ठीक है। और अगर मुझे बताना है कि भैया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो मैं कैसे बताऊंगी, CN, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, और इनके बीच में 3 डैश, मतलब कि इनके बीच में बना है क्या, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि फॉर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर्स। सॉर्टेड, कोई दिक्कत तो नहीं। और आपको अब ये भी समझ में आ गया कि भैया सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, जो दूसरे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कोवेलेंट और आयनिक दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये बेटा पूरा बेसिक था, इतना इनफ है आपके लिए। अब अपन क्या करते हैं, रीडिंग कर लेते हैं स्लाइड्स की, ठीक है। वरना आप लोग बोलोगे कि मैम आपने स्लाइड्स तो पढ़ाई ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आ जाओ बताती हूँ मैं। The valency or the combining capacity of an element depends upon the number of valence electrons, that is electrons present in the outermost shell. जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की, वो डिपेंड करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,4, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन हाउ इजीली it can completely fill its outermost shell and thus attain the stable electronic configuration of the nearest noble gas या inert gas. Now lithium has only 2 electrons, helium के पास 2 electrons है वैलेंस शेल में, वो जो अदर नोबल गैसेज हैं उनके पास 8, जैसे कि आर्गन है, आर्गन का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वेयर इज आर्गन, ये देखो आर्गन कहाँ गया, अरे 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 अरे, हाँ ये देखो 18 एटॉमिक नंबर, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2K में, L शेल में 8 और M में भी 8। आउटर ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो आर्गन भी क्या है बेटा, नोबल गैस है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आके इसको कितना भी डिस्टर्ब कर दे बेटा, आर्गन, ये हीलियम, ये सब इनर्ट गैसेज हैं, इनके एटम्स कतई रिएक्ट नहीं करते। रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है कि कोई एटम कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, लाइक दैट, ठीक है।
Therefore, to acquire the stable electronic configuration of the nearest noble gas, hydrogen completes its duplet with while all other elements complete their respective octates. जैसे कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Elements forming ionic compounds achieve the noble gas configuration either by losing or gaining electrons. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं L शेल में, therefore it should either lose या gain 4 electrons to achieve nearest noble gas configuration. लेकिन ये दोनों केसेस डिफिकल्ट होते हैं। NCERT के ये बेटा रीजंस हैं जो आपको एज इट इज लर्न करने होंगे। It could gain 4 electrons forming C4 negative anion, but would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। वही न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है वो खड़ा हो जाएगा कि हम तो जो है ना 6 प्रोटॉन्स वाले हैं, हम एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल या होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। C4 कैटाइन बन सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए एटम से बाहर तो पीछे क्या छूट जाएगा? पहली बात तो एनर्जी बहुत लगेगी, दूसरी बात पीछे क्या छूटेगा? कार्बन का एटम जिसमें कि 6 प्रोटॉन्स होंगे और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी कुछ बात जमेगी नहीं, ठीक है। 10 कार्बन के नीदर गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना वो कैटायन बनाएगा ना वो एनायन बनाएगा। द ओनली वे बाय विच इट कैन अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज बाय शेयरिंग अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। Not just carbon, many other elements also form molecule by sharing of valence electrons. लेकिन हाँ, कार्बन तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही कर सकता है। These shared electrons form common pairs या shared pairs which belong to the outermost shell of both the combining atoms. और प्लीज ध्यान रखना कि जो भी एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अंदर वाले शेल को डिस्टर्ब मत करना, पहले गुलाब जामुन मत खाना नूडल्स के पहले। एज अ रिजल्ट बोथ द कंबाइनिंग एटम्स acquire a stable configuration. Such bonds which are formed by mutual sharing of electrons, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। A chemical bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons between two atoms so that each atom acquires the stable electronic configuration of the nearest okay कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, इसी को अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। The number of electrons contributed by each atom for sharing is known as their covalency, and compounds जो बनते हैं इस तरह से उसको अपन कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट है बेटा, उसकी वैलेंसी 4 होती है, बस वही बात है। कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, सो इट नीड्स 4 more electrons to achieve the stable configuration of the nearest inert gas, that is neon. Carbon gets these 4 electrons by mutual sharing, therefore carbon forms 4 covalent bonds. हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो उसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने जो आपको पहला जो एग्जाम्पल दिया था ये वाला, इसमें कार्बन ने बेटा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, भले सिंगल सिंगल लेकिन बनाए तो 4 थे ना। तब जा करके उसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है, तब जा करके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब जाके वो स्टेबल कहलाता है, ठीक है। बाकी जो आगे के एग्जाम्पल थे उसमें मैं आपको सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना सिखा रही थी। इस केस में अभी कार्बन की बेटा टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन के अभी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 2 और बाकी हैं। जब ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स को किसी 2 एटम के साथ शेयर करेगा तब जा करके यहाँ पर इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि कार्बन एटम को यदि स्टेबल होना है तो उसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे, या तो चारों सिंगल सिंगल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो, है ना। जैसे कि चारों सिंगल सिंगल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड बनाइए तो टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए, लाइक दैट, है ना। ओके, फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ वो आ गए हैं जब ईच एटम क्या करे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, दैट इज सिंगल बॉन्ड। हर एक एटम यदि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड। हर एक एटम यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा शेयरिंग के लिए तो वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब देखो कार्बन से हट करके हम यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाना सीख रहे हैं कि वो कैसे बनेगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ये वाला शेयर करेगा इसको, ये वाला करेगा इसको, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में भी क्या होगा बेटा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर आप बना सकते हो इसका, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल की। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा क्लोरीन का 17। कन्फिग्रेशन क्या होगा 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ध्यान रखना हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ करा जाता है 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा भी क्लोरीन आइटम ऐसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ही एटम्स को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बस एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ये इससे बोलेगा कि भाई तू दे दे इलेक्ट्रॉन, बोलेगा मैं क्यों दूँ। ये बोलेगा भाई तू दे दे, मैं क्यों दूँ। एक काम करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं। तो क्लोरीन का ये एटम इस वाले एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला एटम इस वाले एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये दोनों ही क्लोरीन एटम बेटा क्या करेंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो उससे क्या होगा यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। देन NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे बनता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाओ बना देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम्स चाहिए हैं ये लो 1 2 3। अब क्या होगा नाइट्रोजन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको शेयर करने के लिए, बदले में ये अपना ये वाला देगा तो इनके बीच में बन जाएगा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन अपना ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा ये अपना ये वाला देगा तो इनके बीच में बन जाएगा एक और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको शेयर करने के लिए, ये हाइड्रोजन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में बन जाएगा एक और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर बेटा बन जाएगा आपका क्या अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। ठीक है तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने बिटवीन नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन के एटम्स। ओके फिर उसके बाद में मीथेन। मीथेन तो बेटा मैंने आपको सबसे पहले ही बनाना सिखा दिया था। ये देखो ये जो पहला तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया था ना अब वो मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अरे दादा हाँ ये मीथेन ही था बेटा। मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन तो CH4। आई बात समझ में। चलो ये भी हो गया वेरी सॉरी बेटा गला। तो ये बन गया बेटा कि आपका CH4 मॉलिक्यूल। ये आपकी NCERT का डायग्राम है देखो कितना सुंदर है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट किया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। ठीक है ताकि वो डिफरेंशिएशन आपको दिखे। O2 मॉलिक्यूल बेटा ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दोनों ही ऑक्सीजन एटम है दोनों को ही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो दोनों क्या करेंगे आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये वाला करेगा अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, ये वाला करेगा अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। ठीक है तो ये बन गया एक बॉन्ड ये बन गया दूसरा बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बेटा। वो भी कैसे बनेगा 1 2 3 4 चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं। एक ये बन गया नाइट्रोजन ये बन गया नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ठीक है 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं दोनों में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने होंगे 5 होंगे वो मैंने बना दिए। ठीक है अब इनके बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मतलब कि दोनों ही यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो क्या करेंगे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेंगे। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5। ठीक है तो ये दोनों क्या करेंगे अपने इन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। सो दैट्स इट बेटा आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखा है ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत लेंदी ना लगें कि मैम इतना बड़ा सेशन है कैसे देखें। ठीक है तो यहाँ पर हमने
कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हमने सीख लिया है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में तभी बनता है जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो। और म्यूचुअल शेयरिंग का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जब भी दोनों में से किसी भी एटम को लगेगा कि भैया अब हमको और फर्दर शेयरिंग नहीं करनी है, तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर दो एटम्स के बीच में छह इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने क्या बोल दिया, अगर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम्स के बीच में चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर दो एटम्स के बीच में छह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बेटा तो बनेगा वहां पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब अगर कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपन लाइव आएंगे एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे, तो अपने डाउट्स वहाँ पर लिख करके लेके आ जाना, वहाँ पूछ लेना। लाइव में मैं आपके सारे डाउट्स निपटा दूंगी अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस एंड ऑल, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ ADA 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।